इंसान के पुनर्जन्म के बाद सबसे पहला काम था दौड़कर 100 गॉब्लिन को बेरहमी से मारना, ताकि इस मिशन को पूरा करके वो एंजल को धरती पर बुला सके। लेकिन जैसे ही एंजल उसे मिशन का इनाम देने के लिए तैयार हुई, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर उसके कोमल चेहरे पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। एंजल अभी समझ भी नहीं पाई थी कि माजरा क्या है कि अगले ही पल उसने तेजी से आगे बढ़कर एंजल के सीने में तलवार घोंप दी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि बाहर से पवित्र दिखने वाली यह एंजल असल में अंदर से एक शैतान है जो इंसानों को सिर्फ अपना खिलौना समझती है। और मेरे एंजल को मारने की असली वजह इस एंजल ब्लड को हासिल करना था। इसे इस्तेमाल करने के बाद कोई भी व्यक्ति तमाम प्रोफेशंस के शिखर यानी गॉड ऑफ डेथ यमराज में तब्दील हो सकता है। और पिछले 99 जन्मों के चक्र में आखिरी बार मैं इसी गॉड ऑफ डेथ के प्रोफेशन की बदौलत आखिरी स्टेज तक पहुंच पाया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस कमरे में जाने के लिए 5 लोगों का होना ज़रूरी था। शर्त पूरी न होने की वजह से मुझे एक बार फिर ख़त्म कर दिया गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं उसी जाने पहचाने पहले दिन में वापस आ चुका था, जब एंजल ने पहली बार इंसानी दुनिया में कदम रखा था। उसने हमें अपनी ताकत दिखाई और फिर खेल के नियम सुनाए। 15 से 29 साल के बीच के लोगों को इस खेल के लिए चुना जाएगा। खेल में मिलने वाले सभी इनाम सीधे असली दुनिया में ले जाए जा सकते हैं। इतना कहते ही उसने हमें खेल की दुनिया में भेज दिया। जब बाकी लोग चेहरे को अपनी मर्जी से डिज़ाइन करने के मज़े ले रहे थे, तब मुझे अच्छी तरह पता था कि इस ताकतवर की दुनिया में ऐसा करना उन्हें दूसरों की नज़रों में आसानी से ला देगा। इसके तुरंत बाद एंजल ने कहा कि सियोल के 18 लाख खिलाड़ी यहाँ आ चुके हैं। हालांकि कोई भी देख सकता था कि यहाँ मुश्किल से सिर्फ 10,000 से ज़्यादा लोग ही थे। एंजल ने उन्हें बताया कि सभी को अलग अलग गेमिंग जोन में बांटा गया है और फिर उन्हें स्टेटस बार इस्तेमाल करना सिखाया। इतना कहकर उसने हमारे चारों तरफ एक गॉब्लिन को बुला लिया। जब बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तब मैं सबसे पहले आगे आया। जब वे मुझे खतरे से आगाह करने और वापस आकर ग्रुप में शामिल होने के लिए कहने ही वाले थे, तभी मैंने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और हवा में उड़कर एक साइड किक मारी। उस किक ने उस ताकतवर गॉब्लिन को सीधे 2.5 मीटर दूर फेंक दिया। इस हरकत ने मेरे पीछे खड़े सभी लोगों को हैरान कर दिया। इसी के साथ मैंने तुरंत गॉब्लिन का गिरा हुआ हथियार उठा लिया। इस बार मेरे इस दिखावे का मकसद सिर्फ गलत इरादे वाले लोगों को अपने से दूर रखना नहीं था, बल्कि उस एंजल के असिस्टेंट को हासिल करना भी था। इससे पहले कि मैं सोचना ख़त्म करता, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। दूर खड़े गॉब्लिन ने जब देखा कि मैंने उनके साथी को मार डाला है, तो वे हाथों में हथियार लिए मेरी तरफ लपके। लेकिन अगले ही पल वे मेरे एक शानदार अटैक से ज़मीन पर ढेर हो गए। यह देखकर लोग मेरे असली वजूद का अंदाज़ा लगाने लगे। साथ ही इसने उन्हें यह एहसास कराया कि गॉब्लिन शायद उतने भी खतरनाक नहीं हैं। तभी अचानक एक गॉब्लिन ने छलांग लगाई और एक वयस्क आदमी को आसानी से ज़मीन पर दबोच लिया। और जो लोग अभी मुकाबला करने के लिए तैयार दिख रहे थे, उनके दिमाग में अब सिर्फ भागने का ख्याल बचा था। लेकिन इंसानों के खून के प्यासे गॉब्लिन उन्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ते? देखते ही देखते ये जगह किसी नर्क की तरह चीखों से गूंज उठी। और इस खेल में मरने वाले लोग असली दुनिया में भी कभी नहीं जाग पाते थे। अब उनके दिमाग में सिर्फ जिंदा रहने का ख्याल था। शरीर की फितरत उन्हें सिर्फ भागने पर मजबूर कर रही थी। पहली बार में मेरी हालत भी बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन इस पूरे इलाके के चारों तरफ एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड थी, ताकि अंदर के लोग बाहर न भाग सकें। और एंजल हवा में ऊपर तैरते हुए नीचे का तमाशा देखकर हंस रही थी। जल्दी ही उसका ध्यान मेरी तरफ गया, क्योंकि मैं सबसे अलग था। उसने मेरा इन्फॉर्मेशन पैनल खोला और जाना कि मेरा नाम ब्लैक साइथ है और गॉब्लिन को मारने का मेरा मिशन 70। यह सब करने के बाद मैं अपने हथियार समेटने ही वाला था कि मैंने हाथ का छोटा चाकू दूर खड़े गॉब्लिन की तरफ फेंक दिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना होने के बाद भी गॉब्लिन मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। शायद एक सेकंड में एक गॉब्लिन को मारने के मेरे उस खौफनाक मंजर ने उन्हें पूरी तरह डरा दिया था। मजबूरन मैं एक पलक झपकते ही उस गॉब्लिन के पास पहुंच गया जिसे मैंने अभी अभी मारा था। बाकी गॉब्लिन तो ये देख भी नहीं पाए कि मैं कब उनके पीछे आ खड़ा हुआ। जब तक वे संभलते और मुड़ने की कोशिश करते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने लाश से अपना चाकू निकाला और एक के बाद एक कई वार करके उन्हें बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। लेवल बढ़ने के साथ ही मेरा 100 गॉब्लिन मारने का मिशन भी पूरा हो गया। मेरा गॉब्लिनों का यह अंधाधुंध और तेज खात्मा सिर्फ एंजल का ध्यान खींचने के लिए नहीं था, बल्कि गेमिंग जोन में पहला स्थान हासिल करने के लिए भी था। क्योंकि पहले 3 विजेताओं को उनकी रैंकिंग और मिशन पूरा करने के समय के आधार पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलने वाले थे। गेमिंग जोन में नंबर 1 होने के नाते मुझे सबसे निचले स्तर के एक रेयर वेपन को चुनने का अधिकार मिला। और चूंकि मेरी रफ्तार सभी गेमिंग जोन में सबसे तेज थी, इसलिए मुझे एक और ख़ास इनाम चुनने का मौका मिला। इसके बाद मैंने सबसे पहले वेपन चॉइस कार्ड का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस पर क्लिक करते ही मेरे सामने चुनने के लिए 3 हथियार आए। हालांकि हथियारों की वैरायटी ज़्यादा नहीं थी,
लेकिन कुछ न होने से यह बेहतर था। काफ़ी सोचने के बाद मैंने आखिरकार उस खंजर को चुना जो रफ्तार को बढ़ा सकता था। जब मैंने चुन लिया और आसपास देखा तो वहाँ अब भी अफरा तफरी मची हुई थी। जब मैं इन्फॉर्मेशन बॉक्स बंद करने ही वाला था तभी मुझे एक अलग चीज़ दिखाई दी। ये द लास्ट रिटर्नर का टाइटल मेरे पिछले 99 प्रयासों में कभी सामने नहीं आया था, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रैंडम रून फ्रैगमेंट बाहर निकाला। ये एक ऐसी चीज़ है जो खेल में आने वाले हर इंसान को मिलती है। ये रैंडम तरीके से किसी एक टैलेंट को चुनकर खिलाड़ी के शरीर पर खुद ब खुद अंकित कर देती है। और मुझे टाइम रिवर्सल का ऋण मिलने की वजह से ही मैं 99 बार इस चक्र में वापस आ पाया था। और इस 100वीं बार भी मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि यह अंकित होना फेल हो जाएगा। अगर मैं इसे आगे भी जारी रख पाता तो इसका मतलब होता कि मुझे हमेशा के लिए वापस लौटने की ताकत मिल गई है। तभी सिस्टम ने मुझे 100 बार वापस लौटने वाले रिटर्नर के रूप में मान्यता दी और मुझे द लास्ट रिटर्नर का टाइटल मिल गया। ये देखकर मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि इस खेल में टाइटल ऋण से भी ज़्यादा ताकतवर और दुर्लभ होते हैं। और इस टाइटल का असर ये था कि मेरी मौत के बाद भी मैं 1 मिनट तक आत्मा के रूप में रह सकता था और इस दौरान कभी भी पूरी हेल्थ के साथ दोबारा जिंदा हो सकता था। ये जान लीजिए कि हीलिंग डिपार्टमेंट के सबसे मजबूत प्रीस्ट की रिवाइवल स्किल भी इंसान को सिर्फ 30% हेल्थ के साथ ही जिंदा कर पाती है। इस स्किल के साथ मैं इस जन्म में खेल को ज़रूर पार कर लूँगा। आखिर में किसी भी झंझट से बचने के लिए मैंने टाइटल को छिपाए रखने का फैसला किया। फिर मैंने थोड़ी अंगड़ाई ली और आसपास देखा, पाया कि बाकी लोगों के मिशन भी लगभग पूरे हो चुके थे और वापस लौटने से पहले जो गुंडा योंगमिन मुझे हमेशा परेशान करता था वो इस जन्म में भी जिंदा बच गया था। एंजल हवा में खड़ी होकर यह सब देख रही थी और बोर हो रही थी। हालांकि लोग लगातार मारे जा रहे थे, लेकिन गॉब्लिनों की संख्या भी अब खत्म होने की कगार पर थी। इसलिए उसने अपने पंख फड़फड़ाए और नीचे खड़े लोगों से पूछा कि क्या वे और ज़्यादा मज़ा लेना चाहते हैं। इस वक्त नर्क जैसी जंग से गुजरे लोगों के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसके तुरंत बाद ज़मीन पर पड़ी लाशें एक एक करके गायब होने लगीं। जब मैदान पूरी तरह साफ हो गया तो कुछ ही दूरी पर घनी रोशनी के खंभे दिखाई दिए। अगले ही पल बारिश की बूंदों की तरह गॉब्लिन इन रोशनी के खंभों से बाहर निकलने लगे। यह नज़ारा देखकर लोग पूरी तरह सुन्न हो गए और उस एंजल ने एक सन की मुस्कान के साथ कहा कि वो आपके मिशन को पूरा करने के लिए 50,000 और गॉब्लिन लेकर आई है, ताकि आप लोगों को संख्या कम पड़ने का डर न रहे। एंजल के आदेश के साथ ही गॉब्लिन पागलों की तरह भीड़ पर टूट पड़े। जब लोग एक नर्क से उबर ही रहे थे कि वे दूसरे नर्क में जा गिरे। इस वक्त लोग जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, यहाँ तक कि अपने साथियों को धोखा देने से भी नहीं हिचकिचा रहे थे। हालांकि इसकी वजह से मिशन पूरा करने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, कई लोग धीरे धीरे इसके आदी होने लगे और मैं, जो बहुत पहले ही अपना मिशन पूरा कर चुका था, बस शांति से अपनी जगह पर बैठा आराम कर रहा था। मिशन पूरा होते ही इंसान रोशनी के खंभे से घिर जाता था, जिसमें न तो कोई दूसरा अंदर आ सकता था और न ही वह खुद बाहर जा सकता था। चारों तरफ फैली चीख पुकार और अपनों के बिछड़ने के गम ने एंजल के दिल को बेहद एक्साइटेड कर दिया था। लेकिन जब 2.5 घंटे और बीत गए तो मिशन पूरा करने वालों की संख्या 5,413 तक पहुंच गई। इसी के साथ सभी के आसपास के गॉब्लिन गायब हो गए। तब एंजल ने ऊंचे सुर में ऐलान किया कि आधे लोगों ने मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए बाकी बचे सभी लोगों को बाहर किया जाता है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, जिन लोगों का मिशन पूरा नहीं हुआ था उनके शरीर धीरे धीरे गायब होने लगे। यहाँ तक कि जो लोग मिशन पूरा कर चुके थे वे भी इस बेरहम नियम को देखकर कांप उठे। इसके तुरंत बाद एंजल ने बचे हुए लोगों से खुश रहने को कहा, क्योंकि अब वे घर जा सकते थे। लेकिन जाने से पहले एंजल सबको रैंकिंग दिखाने वाली थी। सबसे पहले मौजूदा गेमिंग जोन की रैंकिंग थी। मेरा नाम बिना किसी शक के पहले नंबर पर था। इसके बाद सभी गेमिंग जोन की रैंकिंग आई और मेरा नाम वहाँ भी पहले नंबर पर ही था। मुझे 2 रैंकिंग इनामों के अलावा 1,000 गोल्ड कॉइन्स का मिशन रिवॉर्ड भी मिला। हालांकि गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल असली दुनिया में दुकान अनलॉक होने के बाद ही किया जा सकता था। अब हर कोई मुझे जान चुका था और मेरा दिखावा करने का मकसद पूरा हो गया था। रैंकिंग देखने के बाद एंजल हैरान थी कि पूरे गेमिंग जोन में नंबर 1 आने वाला खिलाड़ी उसके इलाके का है। इसलिए उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मैंने बस शांति से कहा कि वो पूछ सकती है। फिर एंजल ने मुझसे पूछा कि मैं इतना ताकतवर कैसे हूँ, क्या मुझे कोई रेयर ऋण मिला है या फिर। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, उसने तुरंत सिस्टम को बंद कर दिया और मन ही मन खुद को कोसा, क्योंकि इस सवाल ने यह जाहिर कर दिया था कि वो सब कुछ जानने वाली अंतर्यामी नहीं है। और मैंने मज़े लेते हुए उससे पूछा कि क्या वो सीधे मेरी स्टेटस विंडो नहीं देख सकती। यह सुनकर एंजल हकलाते हुए बोली कि बिल्कुल देख सकती है। वो एक महान एंजल है, बेशक वो सारी जानकारी देख सकती है।
वो तो बस मेरा इम्तिहान ले रही थी। इसके बाद मैंने एक दोस्ताना मुस्कान बिखेरी और पूछा, एंजल मिस, क्या मैं एक डिमांड रख सकता हूँ? यह सुनकर एंजल वहीं सन्न रह गई। जाहिर है उसने नहीं सोचा था कि मुझ में ऐसा बोलने की हिम्मत होगी। इससे पहले कि वो जवाब देती, मैंने कह दिया कि मुझे यह नंबर 1 का इनाम बेहद मामूली लग रहा है। ये बात जुबान से निकलते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। हालांकि वे जानते थे कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन यह एंजल से पंगा लेने की वजह नहीं हो सकती थी। होश में आते ही एंजल ने गुस्से से चेहरा बिगाड़कर मुझसे पूछा कि मैंने अभी क्या कहा। मैंने बिना चेहरा बदले अपनी बात दोबारा दोहराई और कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ बेहतर इनाम दिए जाएं। ये बात कहते ही पल भर में आसपास के सभी लोगों की नज़रें मुझ पर टिक गईं। इस वक्त एंजल ने सोचा कि मेरे जैसा अदना सा इंसान उससे डिमांड करने की जुर्रत कर रहा है। भले ही मैंने शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया था और उसने मुझ में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन अब कुछ गॉब्लिन मारने के बाद मेरी इतनी हिम्मत कि मैं उसके सामने बदतमीजी करूं। ये सोचते ही उसने अपना हाथ उठाया और अपनी ताकत से मुझे ख़त्म करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तुरंत ही उसे याद आया कि उसकी ख़त्म करने वाली ताकत, जो उसने शुरुआत में दूसरों को डराने के लिए इस्तेमाल की थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने मेरी तरफ एक शातिर मुस्कान के साथ देखा और पूछा कि क्या मुझे बेहतर इनाम चाहिए। इतना कहकर वो धीरे से ज़मीन पर उतरी और दूसरों को वहीं रुकने के लिए कहा। वो मुझे एक छोटे जंगल में ले जाकर अकेले में बात करना चाहती थी। एंजल की इस हरकत ने तुरंत पूरे मैदान में सनसनी मचा दी। सब आपस में कानाफूसी करने लगे कि किसी ने नहीं सोचा था कि एंजल सच में मुझे इनाम देगी। योंगमिन ने जब मेरी तरफ देखा तो उसे मेरा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। जंगल में पहुंचने के बाद एंजल ने देखा कि मैं उससे थोड़ा दूर हूं, तो उसने मुझे जल्दी आगे आने को कहा। जब वो सोच रही थी कि सिस्टम द्वारा दिए गए इनाम को कैसे बदला जाए, तभी उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, और वो था मुझे जान से मारना। इसलिए उसने आगे देखा और उस पत्थर को पार करते ही मुझ पर हमला करने का मन बना लिया। जगह पर पहुंचते ही वह मुड़ी और मुझसे पूछा कि मुझे कैसा इनाम चाहिए, लेकिन उसके सवाल का जवाब मेरी गोली जैसी रफ्तार वाले घूंसे ने दिया। उसे संभलने का मौका दिए बिना मैंने सफाई से एक घूंसा उसके चेहरे पर जड़ दिया। उस जबरदस्त वार ने उसे सीधे 2.5 मीटर पीछे धकेल दिया। इस वक्त उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न था। जमीन पर गिरने के बाद वो हड़बड़ाहट में तुरंत उठी और फिर अपने होठों का कोना पोंछा। पाया कि एक मामूली इंसान ने उसका खून बहा दिया है, इसलिए वो मुझ पर पलटवार करने के लिए तेजी से खड़ी हुई। लेकिन मुड़ने के बाद उसे सामने कोई नहीं दिखा, क्योंकि इस वक्त तक मैं अपनी रफ्तार से उसके पीछे पहुंच चुका था। फिर मैंने उसके पीछे के पंखों को दबोच लिया। एंजल को इसका एहसास हुआ और वो दोबारा मुड़ने लगी, लेकिन मेरा दूसरा हाथ उसकी गर्दन को दबोच चुका था। अगले ही पल बाएं हाथ की ताकत से मैंने उसके पंख को बेरहमी से उखाड़ दिया। लेकिन मैं यहीं नहीं रुका। मैंने उसे पैरों तले कुचला और उसका दूसरा पंख भी पकड़ लिया। आखिरकार उसकी दर्दनाक चीख के बीच मैंने उसके दोनों पंख उखाड़ फेंके। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि जब तक उसका दर्द पूरे शरीर में फैलता, तब तक वह समझ चुकी थी कि यह सब हकीकत है। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है, बहुत दर्द हो रहा है ना? एंजल ने कांपते हुए जवाब दिया, बकवास बंद करो, 5 मिनट बाद तुम भी मुझसे यही सवाल पूछने वाले थे। और इसके साथ ही वो अजीब तरह से हंसने लगी। यह सुनकर एंजल गुस्से में खड़ी हुई और बोली कि वो नहीं समझ पा रही कि मैं क्या कह रहा हूँ। और मैंने ज़मीन से पंख उठाए और उससे पूछा कि क्या वो पंखों में छिपे खंजर से मुझे मारने का इरादा रख रही थी। लेकिन एंजल ने कहा कि उसका मुझे मारने का कोई इरादा नहीं था। अब इस घटिया झूठ से माफ़ी मांगना बंद करो, बेलियल। मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही सब कुछ समझ गया था। जब बेलियल ने अपने मुंह से अपना नाम सुना तो वो पूरी तरह दंग रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि मेरे जैसा एक मामूली इंसान उसके जैसे महान एंजल का नाम कैसे जान सकता है। मैंने उससे कहा कि उसे इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने अपना बैग खोला और जो खंजर अभी मिला था उसे बाहर निकाल लिया। मुझे हथियार निकालते देख बेलियल पूरी तरह घबरा गई। उसने बदहवास होकर मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और मुझे धमकी दी कि वो सिर्फ एक उंगली हिलाकर मेरा सिर उड़ा सकती है। लेकिन मैंने तुरंत उसका झूठ पकड़ लिया और कहा कि उसकी इंसानों को मारने की ताकत बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। यह देखकर बेलियल ने फिर कहा कि अगर मैंने उसे मार दिया तो उसके साथी चुप नहीं बैठेंगे। जब उसने साथियों की बात की तो मैं हंस पड़ा। एंजल सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचने वाले स्वार्थी जीव होते हैं। वे कभी दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाते और न ही उन्हें अपने साथियों की जान की परवाह होती है। इसके बाद उसने फिर कहा कि वह मुझे जानकारी दे सकती है। अगर वो मर गई तो मैं कभी घर नहीं लौट पाऊंगा। मैंने तुरंत उसकी बात को खारिज कर दिया। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। जैसे ही खेल का हिसाब किताब पूरा होगा, सिस्टम मुझे खुद ब खुद वापस भेज देगा। और अगर मुझे जानकारी चाहिए भी तो मैं तुमसे तब तक सच उगलवा सकता हूँ जब तक तुम सब कुछ न उगल दो। लेकिन हकीकत यह है कि तुम सिर्फ एक गाइड का रोल निभाने वाली मोहर हो।
तुम्हें खाक कुछ पता होगा। बेलियल ने यह सुना तो हैरान होकर पूछा कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ, लेकिन मैं उसके इस सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और खंजर सीधे उसके सीने में उतार दिया। मेरी थोड़ी सी ताकत के साथ ही उस तेज खंजर ने उसे आर पार कर दिया और उसने हमेशा के लिए अपना वो गंदा मुंह बंद कर लिया। अगले ही पल सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया कि एंजल को मार गिराया गया है। चूंकि मैं एंजल को मारने वाला पहला खिलाड़ी था, इसलिए मुझे एंजल किलर का टाइटल मिला। यह टाइटल पवित्र ताकतों वाले दुश्मनों के सामने मेरी काबिलियत को दोगुना कर सकता था। यह सारी जानकारी मुझे 13वें जन्म के चक्र में मिली थी, जब मैंने पहली बार एक एंजल को मारा था। और पहली बार एंजल को मारने के बाद न सिर्फ एक एंजल ब्लड मिलता था, बल्कि एक किलिंग रून भी हासिल होता था। जैसे ही मुझे यह रून मिला, यह खुद ब खुद मेरे ऊपर अंकित हो गया। ये रून मुझे हर एक टारगेट को मारने पर मेरी सभी काबिलियत को 1% बढ़ाने की ताकत देता था। और मेरे एंजल का शिकार करने की असली वजह यह एंजल ब्लड था, क्योंकि यह मुझे इकलौते प्रोफेशन गॉड ऑफ डेथ में बदलने की ताकत दे सकता था। यहाँ का हर खिलाड़ी जब लेवल 10 पर पहुँचता है तो उसके बदलने का तरीका बहुत आसान होता है। आमतौर पर सिर्फ कुछ मॉन्स्टर्स का शिकार करके तय शर्तों को पूरा करना होता है, जिससे उससे जुड़ा हुआ आइटम मिल जाता है। और गॉड ऑफ डेथ के इकलौता प्रोफेशन होने की वजह यही थी कि इसकी शर्त सबसे पहले एंजल का शिकार करने वाला खिलाड़ी बनना था। गॉड ऑफ डेथ तमाम प्रोफेशंस के शिखर पर मौजूद हैं। आम प्रोफेशंस इसके सामने कहीं नहीं ठहरते, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट बोनस, एडवांस रून और स्किल्स बनाने की ताकत मिलती है। एंजल ब्लड को समेटने के बाद मैं गेमिंग जोन में नंबर 1 आने पर मिले उस खजाने के बॉक्स को खोलने के लिए तैयार हुआ। बॉक्स के खुलते ही मेरे सामने 3 ऑप्शन आए। पहला, दूसरे राउंड के खेल के दौरान 3 गुना एक्सपीरियंस मिलना। दूसरा, 2000 गोल्ड कॉइन्स मिलना। तीसरा, दूसरे राउंड के खेल की जानकारी मिलना। मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी काम जल्दी से लेवल 10 पर पहुंचकर गॉड ऑफ डेथ बनना था, इसलिए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले ऑप्शन एक्सपीरियंस बूस्ट को चुन लिया। यह जन्म मेरा आखिरी बार वापस आना होगा, इसलिए मुझे हर मुमकिन कोशिश करके तेज़ी से ताकतवर बनना ही होगा। जैसे ही ज़मीन से एंजल की लाश धीरे धीरे गायब हुई, सभी के पैनल पर रिजल्ट का बॉक्स सामने आ गया और उसमें साफ लिखा था कि दूसरा राउंड 1 फरवरी से शुरू होगा। इसके तुरंत बाद लोग एक एक करके असली दुनिया में होश में आने लगे। पहले तो सबको लगा कि यह सब एक ख्वाब था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो लोग उस ख्वाब में मरे थे वे अब तक नहीं जागे हैं, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो सब कुछ हकीकत था। अपने आसपास बिखरी लाशों को देखकर उनके दिलों में कोई राहत नहीं थी, बल्कि एक गहरा खौफ था, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि अगले राउंड में वे जिंदा लौट पाएंगे या नहीं। लेकिन कुछ लोगों की आंखों में एक अलग ही उम्मीद और चाहत थी, क्योंकि इस खेल में चाहे कोई अमीर बाप की औलाद हो या कोई बड़ी शख्सियत, सबके जिंदा रहने की उम्मीद एक बराबर थी। सब कुछ सिर्फ अपनी खुद की ताकत पर टिका था। योंगमिन के साथी ने जब उसे इधर उधर देखते पाया तो पूछा कि वो क्या ढूंढ रहा है। योंगमिन ने कहा कि वो छोटा चमचा कहाँ गायब हो गया। उसे अच्छी तरह याद था कि बेहोश होने से ठीक पहले मैं उसके पास ही था, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद मैं पहले ही राउंड में मारा गया होऊंगा। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा कि एक आदमी शरीर पर कवच पहने खड़ा है। पल भर में एक ऐसा ख्याल उसके दिमाग में आया जिसने उसके दिल को रोमांचित कर दिया। उसने खेल की तरह ही स्टेटस बॉक्स को बुलाने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने भी यह देखकर एक एक करके अपना स्टेटस बॉक्स बुलाने की कोशिश की। उन्होंने नहीं सोचा था कि खेल में हासिल की गई काबिलियत और हथियार असली दुनिया में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस बात को परखने के लिए योंगमिन ने झुककर एक पत्थर उठाया। हाथ की थोड़ी सी ताकत के साथ ही वह सख्त पत्थर किसी पनीर की तरह चकनाचूर हो गया। उसे अब महसूस हो रहा था कि यह नई दुनिया कितनी खूबसूरत और शानदार है। रात के वक्त बड़े टीवी चैनलों पर आज की घटना की खबरें आने लगीं। खबरों में बताया गया कि एंजल जैसी दिखने वाली एक औरत चौक के ऊपर हवा में दिखाई दी और उस एंजल ने एक नागरिक की तरफ उंगली उठाकर बस कुछ शब्द कहे और वह नागरिक वहीं पर ढेर हो गया। जैसे ही एंजल ने नागरिकों की तरफ हाथ बढ़ाया, पल भर में करीब 10,000 नागरिक अचानक बेहोश हो गए और जांच से पता चला कि बेहोश होने वाले लोगों की उम्र 15 से 20 साल के बीच थी और बाकी 128 देशों में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई थीं। मैंने अपने फ़ोन पर खबरें देखीं और सोचा कि यह तो बस शुरुआत है। अभी तक कोई बहुत ताकतवर इंसान सामने नहीं आया है, इसलिए कानून व्यवस्था अभी तक ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे खिलाड़ियों का लेवल बढ़ेगा, वे एक हथियार बन जाएंगे, एक ऐसा इंसानी हथियार जिसे सेना के लिए भी काबू करना मुश्किल होगा। हालांकि इस जन्म में भी पिछली बार की तरह मेरा इरादा दुनिया को तबाही की तरफ जाते देखने का नहीं था, वरना खेल के 20वें राउंड तक पहुंचने से पहले ही इंसान आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। मेरे पिछले कुछ अनुभवों के बाद सबसे कारगर तरीका उन्हें अपनी पूरी ताकत से कुचलकर अपने काबू में रखना था। पिछले जन्म की नाकामी की वजह साथियों की कमी थी
और अब मेरे दिल में कुछ ऐसे नाम थे जो मेरे साथी बनने के दावेदार थे। कुछ ही देर में मैं चलकर घर पहुंच गया। बेडरूम में जाकर देखा कि छोटा भाई लियू युआन सो चुका है। एक सड़क हादसे में हमारे माता पिता के अचानक चले जाने के बाद मैं ही उसका इकलौता गार्जियन था। मैंने नीचे देखा तो उसके हाथ के एक जख्म ने मेरा ध्यान खींचा। अगली सुबह मैंने उसे जगाया। युआन ने अपना फ़ोन देखा और पाया कि अभी सिर्फ 6 बजे हैं। उसने मुझसे पूछा कि क्या बात है। मैंने ज़्यादा कुछ न कहते हुए सीधे उसकी रजाई खींच ली और फिर उसे एक कपड़ा देकर अपने साथ बाहर चलने को कहा। उसने मेरे चेहरे पर इतनी गंभीरता देखी तो रास्ते में चलते हुए वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है, और मैं भी जानता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। इसलिए मैंने उससे फ़ोन निकालकर कल रात की खबरें देखने को कहा। उसने फ़ोन निकालकर कल रात की खबरें देखीं और हैरान होकर चिल्लाया कि सच में कोई एंजल आई थी जिसने नागरिकों को दूसरी दुनिया में खींच लिया। ये सब क्या है? मैंने उसे बताया कि साफ शब्दों में कहें तो सिर्फ आत्माओं को वहां ले जाया गया था। यह सुनकर वह दौड़कर मेरे पास आया और पूछा कि क्या मैं भी गॉब्लिन नाम के 100 मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ही जिंदा बच पाया हूँ। जब उसे मेरा हाँ में जवाब मिला तो वह फौरन यह पूछने लगा कि कहीं मुझे चोट तो नहीं आई। हालांकि मैंने उसे कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका परेशान दिल अब भी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि मेरा शरीर कमज़ोर है और मैंने भी अंदाज़ा लगा लिया कि वो क्या सोच रहा है। इसलिए मैंने उसे बताया कि खेल में एबिलिटी वैल्यू नाम का एक सिस्टम होता है जो शरीर की ताकत को बढ़ा सकता है, और उसे तसल्ली दी कि थोड़ी देर में मेरा रूप देखने के बाद वो ऐसा नहीं सोचेगा। यह सुनकर उसने अपने कदम रोके और मुझसे हमारी मंजिल के बारे में पूछा। तब मैंने मुड़कर उससे कहा कि इस बार हम उस फैंग ताइकुई को ढूंढने जा रहे हैं जो तुम्हें परेशान करता है। लियू युआन ने यह सुना तो हैरान होकर पूछा कि मुझे इस बात का पता कैसे चला। वो जानता था कि मैं घर चलाने के लिए कई काम करता हूँ, इसलिए खुद परेशान होने के बाद भी वो मुझे चिंता में नहीं डालना चाहता था। और मुझे भी पहले जन्म के आज ही के दिन अस्पताल से फ़ोन आया था। जब मैं अस्पताल पहुंचा तब मुझे पता चला था कि उसे प्रताड़ित किया गया है। उसी वक्त फैंग ताइकुई के ठिकाने पर कुछ लड़कों को ज़मीन पर गिराकर पीटा जा रहा था। फैंग ताइकुई ने उन्हें लात मारी और डांटते हुए पूछा कि वे उसके लिए पैसे क्यों नहीं लाए, और उसके चेले किनारे खड़े होकर मज़े से तमाशा देख रहे थे। तभी मैंने गोदाम का दरवाज़ा खोला। जब लियू युआन को आते देखा तो फैंग ताइकुई खुद ब खुद मुस्कुरा उठा, क्योंकि वो बाइक खरीदने के लिए पैसों का इंतज़ाम न होने से परेशान था। और लियू युआन इस वक्त तक नहीं समझ पा रहा था कि मैं उसे यहाँ क्यों लाया हूँ, और वो डर के मारे कांपने लगा था। लेकिन जब फैंग ताइकुई ने मेरी आंखों में देखा तो उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसने देखा कि मेरा शरीर भी लियू युआन की तरह ही कमज़ोर है, इसलिए उसने मुझे बिल्कुल हल्के में लिया। उसके एक आदेश पर कुछ चेले हमारी तरफ बढ़ने लगे। मेरे सामने आकर उन्होंने चिढ़ाने वाली हरकतें की और मैं भी उन्हें ढील देने के मूड में नहीं था। मैंने एक ही घूंसे में उसका चेहरा बिगाड़ दिया। पीछे खड़े उसके साथियों ने यह देखा तो मुक्के तानकर मेरी तरफ लपके, लेकिन उनकी रफ्तार मेरी नज़रों में बहुत धीमी थी। मैंने बचकर अपना रुख बदला और एक और घूंसा उसके चेहरे पर जड़ दिया। आखिरकार मैंने सिर्फ 3 आसान घूंसों में उन तीनों को ज़मीन पर ऐसा सुलाया कि वे दोबारा खड़े नहीं हो पाए। लेकिन फैंग ताइकुई को लगा कि मैं बस बॉक्सिंग सीखने वाला कोई मामूली लड़का हूँ, और उसे लगा कि मेरी इस ताकत के दम पर मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मैं धीरे से मुस्कुराया और उससे पूछा कि क्या उसने खबरें नहीं देखी। फैंग ताइकुई को लगा कि मैं उसकी इज्जत नहीं कर रहा हूँ, इसलिए उसने मुक्का उठाकर मुझ पर हमला कर दिया। हालांकि उसके हमले की स्पीड उसके चेलों से दोगुनी थी, लेकिन मुझसे मुकाबला करने के लिए वो अब भी बहुत पीछे था। उसके कई हमलों से मैं आसानी से बच निकला। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस मुक्केबाजी पर उसे इतना नाज था वो यहाँ काम क्यों नहीं कर रही। अगले ही पल मैं अचानक तेजी से ऊपर उठा और मुक्का तानकर उस पर वार किया। मेरा रूप भी न देख पाने की वजह से उसने वह घूंसा पूरी तरह अपने चेहरे पर खाया, लेकिन अपने 300 पाउंड के वजन की बदौलत वह तुरंत नहीं गिरा और उसने तुरंत पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सिर्फ हवा ही लगी। इससे पहले कि वह मुड़ता, मैंने एक और घूंसा उसके चेहरे पर दे मारा। मेरी इस हरकत ने उसे पूरी तरह पागल कर दिया। वह पागलों की तरह मुझ पर हमले करने लगा। तभी मैंने अचानक उसका बायां हाथ दबोच लिया और फिर दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर घूंसों की बारिश कर दी। चेलों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बॉस मुझसे इस कदर पिट रहा है, और फैंग ताइकुई अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि अगर उसका एक भी घूंसा मुझे लग गया तो वह मेरे कमज़ोर शरीर को तोड़ देगा। आखिर में मैंने उसे उठाया और सीधे 10 मीटर दूर फेंक दिया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि मेरे और उसके बीच कितना बड़ा फासला है, और उसने घुटनों के बल आकर भीख मांगना शुरू कर दिया। मैंने भी अपने हाथ पैर रोके, एक दोस्ताना मुस्कान बिखेरी और उसका हाथ पकड़ लिया, और फिर उसे बेरहमी से मरोड़ कर तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद उसका दूसरा हाथ भी तोड़ दिया। चेलों ने यह मंजर देखा तो उनकी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। वे फौरन गोदाम से बाहर की तरफ भागे।
बाहर आने के बाद लियू युआन ने मुझसे पूछा कि मैंने यह सब कैसे किया। मैंने उसे बताया कि खिलाड़ी असली दुनिया में भी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे दिखाने के लिए अपना हथियार बाहर निकाला। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे रफ्तार जैसी कोई अनोखी ताकत मिली है, क्योंकि उसने देखा कि मैंने फैंग ताइकुई के सारे हमलों को कितनी आसानी से चकमा दे दिया था। मैंने उसे समझाया कि खेल में यही मेरी एबिलिटी वैल्यू है और अब मेरी रफ्तार 11 है। असली दुनिया में एक आम इंसान की रफ्तार 3 होती है और एक एथलीट की 10 तक पहुंच सकती है। इसके बाद मैं उसे नाश्ता कराने के लिए पास के एक सुपरमार्केट में ले गया, लेकिन मैंने पहले पास के एक एटीएम से अपने जमा किए हुए सारे पैसे निकाल लिए और फिर उसे सुपरमार्केट के सबसे महंगे हिस्से में ले गया। हालांकि वो खाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि यहाँ के एक वक्त के खाने के पैसों में वो 3 दिन तक नूडल्स खा सकता है। फिर मेरे काफ़ी कहने पर उसने आखिरकार अपनी पसंद का शानदार खाना खाया। इसके तुरंत बाद मैंने बचे हुए सारे पैसों से लॉटरी टिकट खरीद लिए। लियू युआन ने यह देखा तो वो हैरान होकर खड़ा हो गया और मुझसे पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और उसने देखा कि मेरे खरीदे हुए सभी नंबर बिल्कुल एक जैसे थे। ऐसे में लॉटरी जीतना नामुमकिन था और मैंने बस शांति से उससे कहा कि शाम को पता चल जाएगा। शाम का वक्त हुआ, हम दोनों घर में बैठकर लॉटरी का लाइव शो देखने लगे। लियू युआन जानता था कि जीतना नामुमकिन है, फिर भी उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी, क्योंकि अगर इस बार नहीं जीते तो हमें आगे भूखे मरना पड़ेगा। जैसे ही जीतने वाले नंबरों का ऐलान हुआ, उसने पाया कि शुरुआती कुछ नंबर बिल्कुल मैच कर रहे थे। जब आखिरी नंबर का ऐलान हुआ तो लियू युआन वहीं सन्न रह गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकले और मैं बस उसे देखकर मुस्कुरा दिया। पहली बार जब मैं जीता था तो मैं भी बेहद एक्साइटेड था। अगले दिन मैं टिकट लेकर लॉटरी सेंटर गया ताकि अपने पैसे ले सकूं। पिछले कई जन्मों के अनुभवों की वजह से मैं अब इसका आदी हो चुका था। स्टाफ ने मुझे देखा तो लगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मन ही मन सोचा कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। इसके बाद उसने मुझसे पूछा कि मैंने यह टिकट कहाँ से खरीदा था। जब उसने उस दुकान का नाम सुना तो वो हैरान रह गया, क्योंकि आज सुबह ही उसने अपने साथियों से सुना था कि उस दुकान से इतिहास का सबसे बड़ा इनाम निकला है। एक ही नंबर को 100 बार खरीदा गया था। कुछ ही देर में उनके मैनेजर मुझे लेने आए और मुझे अपने वीआईपी रूम में ले गए। वहाँ के स्टाफ को जब पता चला कि मैं ही उस बड़े इनाम का मालिक हूँ तो उन्होंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन जब 100 पहले इनाम के टिकट उनके सामने रखे गए तो वे अपनी थूक निगलने पर मजबूर हो गए। आखिर में मेरी जीती हुई रकम 22.5 अरब थी। टैक्स कटने के बाद मुझे 15 अरब मिले और मैंने उन पैसों से एक घर खरीदने के बाद एक स्टॉक मार्केट का अकाउंट भी खोल लिया। लियू युआन ने बड़े घर में जाने के बारे में सोचा तो वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी अच्छी ज़िंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन जब उसने सुना कि मैंने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए हैं तो वो हैरान रह गया। उसी वक्त एक छोटी गली में योंगमिन ने दीवार पर एक जोरदार घूंसा मारा। इस वक्त उसे महसूस हुआ कि अपनी सारी ताकत को स्ट्रेंथ बल पर लगाना ही सबसे सही फैसला था। इसके अलावा उसे वो ऋण भी मिला था जो ताकत को दोगुना कर सकता था। इस वक्त वो आसानी से सख्त कंक्रीट की दीवार को चकनाचूर कर सकता था। जब उसे पता चला कि मैं मरा नहीं हूँ तो वो मुझे ढूंढने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उसे याद आया कि बेहोश होने से ठीक 1 सेकंड पहले मैंने उसे बिल्कुल कचरे की तरह देखा था। इस वक्त मैं लियू युआन को लेकर नए घर में आ चुका था। उसने इतना बड़ा हॉल देखा तो मुझसे पूछा कि इस घर की कीमत कितनी है। जब उसने सुना कि हर महीने का किराया ही 2 करोड़ से ज़्यादा है तो डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। उसने मुझे कोई सस्ता घर देखने की सलाह दी। मैंने उसे बताया कि बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये खर्चा ज़रूरी है। आखिरकार महंगा किराया ही एक बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम की गारंटी देता है। इसके बाद हर महीने की 1 तारीख को खिलाड़ी गहरी नींद में चले जाएंगे और यही वक्त खिलाड़ियों के लिए सबसे कमज़ोर होने का होता है। न सिर्फ आग और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचना होता है, बल्कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि असली दुनिया में दूसरे खिलाड़ियों या कातिलों से अपने असली शरीर को बचाना होता है। तभी मेरा फ़ोन बजा। खोलकर देखा तो योंगमिन का मैसेज था और मैंने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। वैसे भी आगे असली दुनिया में उससे सामना नहीं होने वाला था, लेकिन अगर दूसरी दुनिया की बात करें तो कुछ कहा नहीं जा सकता था। ये सोचकर मैंने फ़ोन वापस जेब में रख लिया। अगले दिन लियू युआन ने कुछ राइस केक ऑर्डर किए और मुझे अपने साथ आसपास के पड़ोसियों को देने के लिए बुलाया। पड़ोसियों ने भी बहुत अच्छे से हमारे राइस केक स्वीकार किए। जब हम सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे तो पाया कि वहाँ कोई नहीं था। जब हम वापस जाने ही वाले थे तभी लिफ्ट से एक आदमी और एक औरत बाहर निकले। लियू युआन ने तुरंत पहचान लिया कि यह मशहूर एक्ट्रेस शू यालिंग है। उसके पीछे खड़े आदमी ने जब हमें देखा तो एक कदम आगे बढ़ाया और हमसे पूछा कि हम कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने उसे बताया कि हम नीचे रहने वाले नए पड़ोसी हैं और बस हेलो कहने आए हैं। इसके बाद लियू युआन ने राइस केक आगे बढ़ाए, लेकिन उस आदमी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमें दरकिनार कर दरवाज़ा खोलने लगा और शू यालिंग ने अंदर जाने से ठीक 1 सेकंड पहले मुड़कर हमारी तरफ देखा।
जब दरवाज़ा बंद हो गया तो मैंने देखा कि लिू युआन अब भी वहीं खोया हुआ है। मैंने उसे दिया कि ऐसे बदतमीज़ लोगों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आ गई और वो बोला कि यहाँ सच में शू यालिंग रहती है, ये तो बहुत शानदार है। हालांकि मैं ऐसी किसी एक्ट्रेस को नहीं जानता था, इसलिए मुझे थोड़ी हैरत हुई। शू यालिंग कमरे में जाने के बाद सोफे पर बैठ गई और अपना फ़ोन देखने लगी। खबरों में कई कलाकारों के मारे जाने की खबरें छाई हुई थी। ये देखकर उसका दिल दहल गया। उसने सोचा कि अगर इस राउंड में उसे एक अच्छा रोल न मिला होता तो उसका नाम भी खबरों में होता। तभी उस आदमी ने आगे आकर उससे पूछा कि वो क्या सोच रही है। कोई भी परेशानी हो तो वो बता सकती है। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा कि वो नहीं जानती कि अगले राउंड में वो जिंदा बच पाएगी या नहीं। ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि उसके होते हुए शू यालिंग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और उसे खुद पर भरोसा रखने को कहा। शू यालिंग ने कहा कि बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त उस आदमी के अलावा उसका कोई सहारा नहीं था। शुरुआत में कंपनी ने जब उसे ये मैनेजर और बॉडीगार्ड दिया था तो उसे लगा था कि कंपनी ने उस पर नज़र रखने के लिए इसे भेजा है। लेकिन पिछले खेल में अगर ये आदमी न होता तो वो बहुत पहले मर चुकी होती। तभी उसे थोड़ी देर पहले राइस केक देने आए हमारी याद आई। वो राइस केक देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन उस आदमी ने उसे बताया कि वे लोग सिर्फ उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि शू यालिंग को लगा कि हम बुरे लोग नहीं दिखते और उसने देखा कि मेरी उम्र भी 15 साल से ज़्यादा थी, जिसका मतलब था कि मैं भी 100 गॉब्लिन मारकर जिंदा बचने वाला एक खिलाड़ी था। वो खुद भी अपने बॉडीगार्ड की मदद से ही मिशन पूरा कर पाई थी। इस वक्त उसने सोचा कि भले ही बाहर का वो लड़का और उसका बॉडीगार्ड दोनों बहुत ताकतवर हैं, लेकिन वे दोनों उस ब्लैक साइट नाम के आदमी के सामने कुछ भी नहीं है। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि वो आदमी असली दुनिया में कैसा दिखता होगा और क्या काम करता होगा। अगर वैसा कोई ताकतवर इंसान उसके साथ हो तो दूसरा राउंड जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरे राउंड के शुरू होने से एक दिन पहले की सुबह मैं वापस आया और युआन को बताया कि इस बार मुझे सिर्फ 15 अरब का इनाम मिला है। लियू युआन ने मुझसे पूछा कि बैंक वालों ने कुछ नहीं कहा क्या। ये चौथी बार था जब मैं जीता था। असल में बैंक वाले भी जब जाने कि मैं फिर से जीत गया हूँ तो वे भी हैरान थे, लेकिन उन्हें कोई कमी नहीं मिली। मैनेजर के राज पूछने पर मैंने बस इतना कहा कि मुझे एक ऐसा ख्वाब आया था जिसमें सब पहले से दिख जाता है। इसके तुरंत बाद मैंने जीतने वाले पैसों से एक वर्चुअल करेंसी खरीद ली। उसी रात मैंने युआन को सुलाने के बाद खुद भी बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मैं गहरी नींद में गया, मेरी आत्मा खेल की दुनिया में पहुंच गई। इसके बाद बाकी लोग भी धीरे धीरे वहां पहुंचने लगे। तुरंत ही मेरा यह चेहरा आसपास के लोगों ने पहचान लिया और वे खुद ही मुझसे एक तय दूरी बनाकर रहने लगे। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो एक नई एंजल हमारे सामने आई। लोगों ने इस बदलाव पर सवाल उठाए। इस एंजल ने समझाया कि पहले राउंड की देखरेख करने वाली एंजल के साथ कुछ वाकया हो गया था, इसलिए वो नहीं आ पाई। इंसानों, तुम घबराओ मत, अब से मैं तुम्हारी अच्छे से गाइडेंस करूंगी। ये बात खत्म होते ही हर किसी के सामने सिस्टम की विंडो खुल गई। उस पर लिखा था कि दूसरे राउंड का मिशन 3 घंटे के भीतर अपने इलाके का लीडर चुनना है। जल्दी ही लोगों ने देखा कि इस बार जीतने वालों की संख्या और हिस्सा लेने वालों की संख्या बिल्कुल एक जैसी थी, जिसका मतलब था कि सभी लोग जिंदा बच सकते थे। हालांकि बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इस लीडर का असल में मतलब क्या है। एंजल ने उनके उलझे हुए चेहरे देखे तो समझाना शुरू किया कि इस राउंड में कोई लड़ाई नहीं है, बस लीडर चुनना है। और जो इस इलाके का लीडर बनेगा वो अपनी ताकत से दूसरों को हुक्म दे सकता है। वो चाहे तो सामने वाले को झुकने कह सकता है या सीधे मरने का हुक्म दे सकता है। और जिसे हुक्म दिया जाएगा उसे बिना किसी शर्त के मानना होगा। आखिर में उसने ऐलान किया कि अब से 3 घंटे बाद वोटिंग होगी। इसमें से कुछ लोगों ने उत्सुकता से पूछा कि क्या ये स्टेज सच में इतनी आसान है। एंजल ने उन्हें हाँ में जवाब दिया। ये सुनकर लोगों के चेहरे की शिकन मुस्कान में बदल गई। हालांकि हुआंग योंगमिन इस बात से बेहद गुस्से में था, क्योंकि वह दूसरे राउंड की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार होकर आया था। उसके साथी ने आकर उसे तसल्ली दी कि इस स्टेज को बस आराम की तरह समझो। उसने ये सुना तो कहा कि उसने अपने सारे पॉइंट्स ताकत पर लगा दिए थे और अब तक एक बार भी उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। और पीछे खड़े मैंने जब उनकी बातें सुनी तो सोचा कि इस जन्म में भी हुआंग योंगमिन को ताकत का ऋण ही मिला है। फिलहाल सब कुछ मेरे जाने पहचाने रास्ते पर ही चल रहा था। जब बाकी लोग इस चर्चा में व्यस्त थे कि किसे चुना जाए, तब मैं मुड़ा और पीछे के जंगल की तरफ चल दिया, क्योंकि सिर्फ मैं जानता था कि लीडर चुनना तो बस इस स्टेज का मेन मिशन है, जबकि इस स्टेज में कुछ साइड और हिडन मिशन भी हैं। और वो है अपना प्रोफेशन हासिल करना। लेकिन प्रोफेशन बदलने के लिए लेवल 10 पर पहुंचना जरूरी था। इसलिए मैंने जंगल में जाकर शिकार ढूंढने का फैसला किया। एक गॉब्लिन ने जब मुझे देखा तो एक कदम आगे बढ़ाकर मेरी तरफ लपका। मैंने भी फुर्ती से खंजर निकाला और उसकी तरफ बढ़ा। उसे मार गिराने के बाद मेरा 3 गुना एक्सपीरियंस वाला बफ चालू हो गया, जिससे मुझे 9% एक्सपीरियंस और 15 गोल्ड कॉइन्स मिले। साथ ही किलिंग रून ने मेरी बाकी काबिलियत को भी 1% बढ़ा दिया। जब मैंने सिर उठाया तो जंगल की गहराइयों में मुझे कुछ और लाल आंखें दिखाई दी। ये देखकर मेरे चेहरे पर एक मुकम्मल मुस्कान आ गई। इसके बाद का वक्त मेरे हाथों उनका एक तरफा खात्मा था। कोई भी गॉब्लिन मेरे सामने एक पल भी नहीं टिक पा रहा था।
कुछ ही देर में मैंने 50 गॉब्लिन मार गिराए। मैंने स्टेटस बार खोलकर देखा, मेरा लेवल 9 हो चुका था और मेरे पास 8 फ्री पॉइंट्स बचे थे। मैंने पिछली बार की तरह ही बिना सोचे सारे पॉइंट्स रफ्तार पर लगा दिए। यहाँ खिलाड़ी की काबिलियत 4 तरह की होती है: ताकत, समझदारी, रफ्तार और किस्मत। रफ्तार से हमले की स्पीड, मूवमेंट की स्पीड और बचने के चांस बढ़ते हैं। किस्मत से क्रिटिकल हिट के चांस, बेहतर हथियार मिलने के चांस और एक्स्ट्रा गोल्ड मिलता है। ताकत से फिजिकल डैमेज और डिफेंस बढ़ता है। समझदारी से मैजिकल डैमेज और मेंटल पावर बढ़ती है। और मेरा गॉड ऑफ डेथ का प्रोफेशन फिजिकल और मैजिकल दोनों तरह के डैमेज का इस्तेमाल करता था। जब मैं जाने के लिए तैयार हुआ, तभी अचानक मेरे पीछे से कुछ आहट हुई। मैं शिकार करने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन पिछले जन्मों में इस वक्त किसी ने मेरा पीछा नहीं किया था। इसलिए मैंने खंजर उठाया और पीछे की झाड़ियों की तरफ तान कर कहा कि जो भी है बाहर आ जाए, वरना मैं ठीक नहीं करूंगा। झाड़ियों के पीछे से शू यालिन घबराकर बाहर आई। मैंने उसे देखा। उसका चेहरा बिल्कुल असली दुनिया की एक्ट्रेस शू यालिंग जैसा ही था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मेरा पीछा क्यों कर रही थी। तभी एक और आदमी बाहर आया और उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं अपना गुस्सा शांत करूं। मैंने उस आदमी का नाम देखा, आन शेंगजे। इस जाने पहचाने नाम को देखते ही मुझे याद आया कि वो पिछले जन्मों में अमा जिंगलू का सबसे करीबी था। ये माँ जिंगलू देश की एक बहुत बड़ी कंपनी का बड़ा बेटा था। खेल में उसका नाम टियनमो था और वो उन 4 साथियों में से एक था जिन्हें मैं अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके पीछे की प्रीस्ट को अपनी टीम में लाना था। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मेरी मुलाकात उसके करीबी से हो जाएगी। और दिखने में यह आदमी असली दुनिया का वही बॉडीगार्ड लग रहा था। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि वे कब से मेरे पीछे आ रहे हैं। शू यालिंग ने हकलाते हुए कहा कि जब से मैंने जंगल में कदम रखा था, वे तभी से पीछे आ रहे थे। फिर मैंने उनसे पीछा करने की वजह पूछी। उसने कहा कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है, वे बस एक मशवरा देना चाहते हैं। आपने पहले राउंड में पहला मुकाम हासिल किया था, आपकी ताकत बहुत ज़्यादा है, क्यों ना हम हाथ मिला लें। और जब मैंने हाथ मिला लें शब्द सुने तो मैं धीरे से हंस पड़ा और कहा, हाथ मिलाने जैसी चीज़ें तब होती हैं जब दोनों को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत हो। और अभी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की हर चीज़ मैं अकेले संभाल सकता हूँ और मुझे किसी के साथ टीम नहीं बनानी। इतना कहकर मैं मुड़ा और जाने लगा। आन शेंगजे ने मेरे इस रवैये को देखकर मन ही मन कुछ कोसा। जब मैं दूर चला गया तो शू यालिंग खुद को संभाल नहीं पाई और ज़मीन पर गिर गई। उसने सोचा कि वाकई नंबर 1 खिलाड़ी का रुतबा ही अलग होता है। बॉडीगार्ड ने मुड़कर कहा कि उसके बिना भी हम कर सकते हैं, अब हम भी शिकार पर चलते हैं। तभी जंगल की गहराई में एक गॉब्लिन को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर कोई खतरा है। जैसे ही वो मुड़ा, उसने मुझे यमराज की तरह अपनी तरफ आते देखा। अगले ही पल उसने महसूस किया कि खंजर उसके सीने के पार जा चुका है। और मेरे उनसे हाथ न मिलाने की वजह यही थी कि अभी सही वक्त नहीं आया था। अभी सबसे ज़रूरी काम लेवल बढ़ाना था। इस वक्त मेरे शिकार की संख्या 60 तक पहुंच चुकी थी। तभी मुझे पास की झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। सिर उठाकर देखा तो भेड़ियों का एक झुंड था। दूसरों के लिए इनसे सामना होना एक बड़ी मुसीबत होती, लेकिन मेरे लिए ये एक बेहतरीन मौका था। उन भेड़ियों ने जब देखा कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया है, तो वे भी नहीं छिपे। एक छलांग लगाकर वे सीधे मेरे सिर के ऊपर आ पहुंचे। लेकिन उनके ज़मीन पर गिरने से पहले ही मेरा ठंडा खंजर उनका स्वागत करने के लिए तैयार था। बस कुछ ही पलों में वे चकनाचूर हो गए और मेरा लेवल भी 10 पर पहुंच गया। इससे न सिर्फ दुकान और प्रोफेशन चेंज अनलॉक हुआ, बल्कि एक हिडन साइड मिशन भी सामने आ गया। मैंने तुरंत स्टेटस बार खोला। हिडन मिशन ये था कि वोटिंग पूरी होने से पहले अपना प्रोफेशन चेंज करना होगा। ये मिशन बाकी सभी खिलाड़ियों के सिस्टम में भी आ गया था, लेकिन वे सब उलझन में थे। उन्हें नहीं पता था कि प्रोफेशन चेंज का आइटम कैसे मिलेगा। वॉरियर बनने के लिए ताकत का 10 से ज़्यादा होना ज़रूरी था। साथ ही 1 घंटे के भीतर 30 मॉन्स्टर्स को मारना होता था, तब जाकर वो आइटम मिलता था। बरसरकर बनने के लिए खून बहने की हालत में कुछ देर तक लड़ना होता था। असैसिन बनने के लिए पीछे से छिपकर हमला करने की तय संख्या पूरी करनी होती थी। जब से मुझे गॉड ऑफ डेथ का पता चला था, मैंने कभी कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं चुना। ये सोचकर मैंने वो एंजल ब्लड निकाला और मन ही मन उसके इस्तेमाल का हुक्म दिया। अगले ही पल मेरे सामने एक बॉक्स खुला जिसमें पूछा गया था कि क्या मैं गॉड ऑफ डेथ बनना चाहता हूँ। मैंने बिना सोचे हाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मेरे हाथ का एंजल ब्लड एक अनोखी रोशनी से जगमगाया, सिस्टम ने बताया कि मैं अ गॉड ऑफ डेथ बन चुका हूँ और मुझे एक डेथ रून भी मिला। ये रून मुझे साइथ हैंसिया दरांती इस्तेमाल करने पर हमले की ताकत को दोगुना करने की सहूलियत देता था। रात के वक्त हमले की स्पीड 50% और बढ़ जाती थी, और अगर रात में मैं शांत खड़ा रहूं तो दुश्मन के मुझे ढूंढ पाने के चांस बेहद कम हो जाते थे। प्रोफेशन बदलने की कामयाबी के साथ ही सिस्टम ने मुझे एक डेथ साइथ इनाम के तौर पर दी। ये साइथ हर हमले पर थोड़ी ताकत जोड़ती थी, जिसे 5 बार तक बढ़ाया जा सकता था। लेकिन जैसे ही मेरा हिडन मिशन पूरा हुआ,
मुझे एक 50% डिस्काउंट कूपन मिला। मेरा लेवल भी शुरुआती खिलाड़ी से बढ़कर इंटरमीडिएट प्लेयर हो गया। यहाँ खिलाड़ियों का लेवल 6 हिस्सों में बंटा होता है। 10 लेवल पर इंटरमीडिएट प्लेयर, 20 लेवल पर नॉर्मल प्लेयर, 40 लेवल पर प्रोफेशनल प्लेयर, 60 लेवल पर मास्टर प्लेयर और 99 लेवल पर सुपर मास्टर। लेवल बढ़ने के साथ ही न सिर्फ नई स्किल्स मिलती थीं, बल्कि नई काबिलियत भी अनलॉक होती थी। और अब मुझे डेथ सील नाम की एक खास स्किल मिली थी। ये स्किल टारगेट पर हमला करने के दौरान दोगुना डैमेज दे सकती थी। चूंकि मैं प्रोफेशन बदलने वाला पहला खिलाड़ी था, सिस्टम ने मुझे एक रैंडम गोल्ड बैग दिया। साथ ही ट्रैक नाम की एक आम स्किल भी दी। यह स्किल किसी के भी चेहरे और नाम के जरिए उसकी लोकेशन ढूंढ सकती थी। जैसे ही मेरे दिमाग में हुआंग योंगमिन का नाम और चेहरा आया, सिस्टम ने उसकी लोकेशन तय की और मुझसे उसकी दूरी का अंदाजा बताया। साथ ही मेरे पैरों के पास एक रास्ता दिखाने वाला तीर जगमगा उठा। इतनी कम दूरी का मतलब था कि वो भी जंगल में आ चुका था। पिछले खेलों में जब भी ये वक्त आता था, वो मुझसे करीब 2000 मीटर दूर होता था। इसलिए मैंने आगे बढ़कर देखने का फैसला किया। उसी वक्त जंगल के एक हिस्से में आन शेंगजे पूरी ताकत से आगे भाग रहा था और पीछे आ रही शू यालिंग का संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर गई। आन शेंगजे ने मुड़कर उसे जल्दी उठने और भागने को कहा। अगर पीछे वाले लोगों ने पकड़ लिया तो ठीक नहीं होगा। उसके अंदाजे के मुताबिक यहाँ चोट लगने का असली दुनिया के शरीर पर कोई असर नहीं होता था, बस जिंदा लौटना जरूरी था। और इसी वक्त हुआंग योंगमिन और उसके लोग वहां पहुंच गए। आन शेंगजे ने मन ही मन खुद को कोसा, अगर शू यालिंग जैसी मुसीबत साथ न होती तो वो कब का निकल चुका होता। लेकिन अब भागना मुमकिन नहीं था। ये सोचकर उसने अपने बैग से एक खंजर निकाला। लेकिन हुआंग योंगमिन ने अपने लोगों की संख्या के दम पर उसे बिल्कुल हल्के में लिया। मजबूरन आन शेंगजे ने उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं, उसने उनका क्या बिगाड़ा है। हुआंग योंगमिन ने सीधे लफ्जों में कहा कि उन्हें शू यालिंग चाहिए। पीछे खड़ी शू यालिंग ये सुनकर कांप उठी। चेलों ने भी चर्चा शुरू कर दी कि क्या ये सच में वही बड़ी स्टार शू यालिंग है। आखिर में उन्होंने तय किया कि चाहे जो भी हो, अभी चेहरा तो बिल्कुल वैसा ही है। शू यालिंग ने उनकी गंदी बातें सुनी तो उसके दिल में खौफ बैठ गया। इस वक्त आन शेंगजे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा कि अगर उनका मकसद शू यालिंग ही थी तो पहले क्यों नहीं बताया, तब वो बिना सोचे उसे वहीं छोड़कर भाग जाता। वो इस औरत के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो शुयालिंग को नहीं बचा पाया तो माँ जिंगलू उससे बेहद मायूस होगा। आखिर में उसने खंजर उठाया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। हुआंग योंगमिन को यह देखकर मजा आया और उसने पूछा कि क्या वो उससे लड़ना चाहता है। आन शेंगजे ने पूछा कि क्या वे जानते हैं कि उनकी ये हरकत एक जुर्म है। तुम सच में मजाकिया हो। इस जगह पर कोई कानून नहीं है और अगर असली दुनिया में जाकर रिपोर्ट करनी भी हो तो कोई सबूत नहीं है, क्योंकि असली दुनिया में हमारा ये रूप नहीं है। आन शेंगजे बेहद गुस्से में था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि सामने वाला बिल्कुल सच कह रहा था। तभी अचानक पास की हलचल ने दोनों का ध्यान खींचा। अगले ही पल उन्होंने देखा कि मैं, जो पूरे गेमिंग जोन में नंबर 1 था, पेड़ के पीछे से बाहर आ रहा हूँ। हुआंग योंगमिन का दिल ये देखकर दहल गया, क्योंकि अगर मैं खुद बाहर ना आता तो उसे भनक भी नहीं लगती कि इतनी पास कोई छिपा बैठा था। और मैंने बाहर आकर आन शेंगजे से पूछा कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। हुआंग योंगमिन ने यह सुना तो मुझसे कहा कि मैं दूसरों के फटे में टांग न अड़ाऊं और अपना काम करूं। और आन शेंगजे ने जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिलते देख सारी बात संक्षेप में बता दी और वादा किया कि अगर मैंने मदद की तो वो इसका बदला जरूर चुकाएगा। फिर मैंने हुआंग योंगमिन की तरफ देखा और आन शेंगजे से पूछा कि क्या जो उसने कहा वो सच है। और हुआंग योंगमिन ने भी मेरी ताकत का नज़ारा देखा था। उसने अपना पुराना रवैया बदला और कहा कि इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मुझे दूर रहने की सलाह दी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी खौफनाक कातिलाना ताकत का एहसास कराया। हुआंग योंगमिन ये देखकर पीछे हटा और मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अगले ही पल मैंने पलक झपकते ही अपनी डेथ साइट बाहर निकाल ली और कहा कि मैं घायलों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मेरे पीछे खड़े दोनों लोगों ने जब उस साइट को देखा तो वे हैरान रह गए और फिर फौरन मेरा शुक्रिया अदा किया। और मेरे ऐसा करने की वजह कोई शराफत नहीं थी, बल्कि वजह यह थी कि अगर इस बार मैंने माँ जिंगलू के करीबी को बचा लिया तो इससे माँ जिंगलू की नज़रों में मेरे लिए एक अच्छा मुकाम बन जाएगा, जिससे आगे संपर्क करना आसान होगा। माँ जिंगलू जैसे बड़े रईस के मिजाज के मुताबिक अगर उस पर मेरा कोई एहसान होगा तो वो उसे दोगुना करके चुकाएगा। और मैं हुआंग योंगमिन और उसके लोगों को सबक भी सिखाना चाहता था। हुआंग योंगमिन ने मुझे अपनी तरफ आते देखा तो वो पीछे हटने लगा और मुझे पास न आने की चेतावनी दी। और मैंने बस मजे लेते हुए उससे पूछा कि क्या वो लड़ना नहीं चाहता था। इस बात ने उसकी जुबान बंद कर दी। उसे पहले राउंड का वो मंजर याद आया जब मैं गॉब्लिनों को 1 सेकंड में मार रहा था। ये जान लीजिए कि अगर उसे खुद एक को मारना हो तो बहुत वक्त लगता था। मैंने उसे शांत खड़े देखा
तो कहा कि अगर तुम घुटनों के बल आकर माफी मांग लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इस बात ने उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। वो अपने चेलों के सामने ऐसा कैसे कर सकता था? इसलिए उसके दिल में मुझसे लड़ने का ख्याल आया। वैसे भी उसके पास कंक्रीट की दीवार तोड़ने वाली ताकत का बोनस था। ये सोचते ही उसने अपना रवैया बदला, मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसने सोचा कि अगर वो मेरे पास पहुंच गया तो उसे मौका मिल जाएगा। उसे लगता था कि मेरा शरीर उसका एक भी घूंसा नहीं झेल पाएगा, लेकिन नतीजा उसकी उम्मीदों के उलट रहा। मैंने अपना हथियार वापस रख लिया और उसके साथ बिना किसी हथियार के मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। मेरे इस रवैये ने उसके गुस्से को और भड़का दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, मैं अपनी रफ्तार से उसकी तरफ लपका। हुआंग योंगमिन ने यह देखकर मुझे बेवकूफ़ कहा और मुक्का तान कर मुकाबले के लिए तैयार हुआ। जब उसे लगा कि उसका मुक्का सीधे मेरे चेहरे पर लगने वाला है, तभी मैंने एक बेहद अजीब मूव के साथ खुद को बचाया और एक फ्लाइंग किक सीधे उसके पेट पर दे मारी। बस इसी एक बार ने उसे सीधे दसियों मीटर दूर फेंक दिया। उसने मुश्किल से खुद को संभाला और मुझे कुछ गालियां दी, और मैं भी उसे ढील नहीं देने वाला था। मैंने पास जाके एक और लात जड़ी और फिर घूंसों की बारिश से उसका चेहरा चमका दिया। हुआंग योंगमिन को महसूस हो रहा था कि जो उसे मार रहा है वो कोई मुक्का नहीं, बल्कि एक सख्त हथौड़ा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरी रफ्तार इतनी तेज होने के साथ साथ मेरी ताकत भी उसके बराबर कैसे थी। तभी होश में आए चेलों को याद आया और उन्होंने तीर कमान से मुझ पर हमला किया। पीछे खड़ी शु यालिंग ने यह देखा तो मुझे संभलने के लिए कहा, लेकिन मैं पहले से ही उनके लिए तैयार था, इसलिए मैंने आसानी से खुद को बचाया। चेले ने फौरन दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो जितने भी तीर चलाता मैं आसानी से बच निकलता। बस 2.5 सेकंड के भीतर मैं उसके सामने पहुंच चुका था। फिर उसकी खौफनाक आंखों के सामने मैंने दोबारा वो काली सैत बाहर निकाली। मेरे एक ही वार के साथ उसने अपने हाथ को हवा में उड़ते देखा। बाकी के दोनों चेले मेरी इस तेज रफ्तार से सन्न रह गए। वे जानते थे कि भागना मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझ पर हमला करना शुरू किया। अच्छा ही था, मैं भी अपनी इस नई स्किल को परख लेता। उस पर सील लगाने के बाद मैंने साइज चलाई और सीधे उसके दोनों पैर काट दिए। आखिरी चेला इस कदर डर गया कि उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरा उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं एक छलांग में उसके सामने पहुंच गया। जब तुम हथियार लेकर आए थे तो यकीनन अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहोगे। मेरी बात खत्म होने के साथ ही उसका हाथ भी अलग हो गया। मैंने सोचा कि वाकई डेथ सील का कोई जवाब नहीं है। उनका कवच भी आसानी से कट गया। उनकी यह हालत देखकर मेरा रुकने का इरादा नहीं था। इस बार उन्हें पूरी तरह झुकाना जरूरी था। उनके दिलों में एक ऐसा खौफ पैदा करना था जिसे वे कभी न भूलें, ताकि आगे वे कोई छोटी हरकत न कर सकें। इसलिए मैंने सबको 3-3 बार और काटा। आखिर में मैं हुआंग योंगमिन के छिपने वाले पेड़ के पास पहुंचा और उसके हाथ पर सीधे एक वार किया। यह दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था जो वे मुझे परेशान करने के दौरान देते थे। खेल की शुरुआत से पहले वे मुझे लगभग हर दिन पीटते थे। ये सोचते ही मैंने उसका दूसरा हाथ भी अलग कर दिया। शु यालिंग और आन शेंगजे मेरा ये रूप देखकर वहीं खोए से खड़े थे। मेरा ये बेदर्दी का तरीका भले ही दूसरों की नज़रों में खौफनाक था, लेकिन आन शेंगजे को मेरा ये मिजाज पसंद आया। इस वक्त उसे लगा कि मैं माँ जिंगलू के स्तर का एक बेहतरीन काबिल इंसान हूँ। सब खत्म होने के बाद दोनों ने दोबारा झुककर मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा कि तुम दोनों ठीक हो तो अच्छा है। वे लोग शायद अब कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तभी शु यालिंग ने मुझसे पूछा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या वे लोग मर जाएंगे। मैंने शांति से कहा, मर गए तो क्या हुआ, वैसे भी वे सब कचरा ही थे। हालांकि इस बात से मुझे महसूस हुआ कि उसका दिल जरूरत से ज्यादा कमजोर था। वो कोई देवी नहीं थी, तो फिर उन कचरा लोगों की जान की परवाह क्यों कर रही थी? क्या एक पब्लिक फिगर होने के नाते उसे अपनी इमेज बनाए रखनी थी? तभी आन शेंगजे ने मुझसे पूछा कि मैंने उन लोगों को जिंदा क्यों छोड़ दिया। इस दुनिया में कितने भी लोगों को मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जमीन पर पड़े हुआंग योंगमिन ने यह सुना तो वो खौफ से कांप उठा, और मैं भी मनी मन तारीफ किए बिना नहीं रह सका। वाकई वो माँ जिंगलू का दायां हाथ कहलाने के लायक था।